क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे, सहयोगात्मक अधिगम की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम की कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की रणनीतियाँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग की, सहयोगात्मक अधिगम होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की लर्निंग जो सहयोग से होती है, मतलब क्लास की बात करें तो बच्चों के सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग। दिस इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ लर्निंग, कि यह अधिगम की एक लोकप्रिय विधि है। सहयोगात्मक का मतलब क्या होता है, साथ मिलकर सीखना, लर्निंग टुगेदर। अंडर दिस द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स, की टीचर क्या करता है जब टीचर इस मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देता है। इस ग्रुप इज गिवन सम टास्क विच दे हैव टू कंप्लीट, के प्रत्येक समूह को कुछ कार्य दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होता है। मान लो 40 की क्लास है, ठीक है, और 5 5 या 10 10 के 40 की 40 स्टूडेंट की क्लास है, 10 10 के 4 ग्रुप में बांट दिया और सबको अलग अलग टास्क दे दिए। अब सब बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, मिलकर जो भी टास्क है उसको पूरा करेंगे। जैसे आपको भी याद होगा, आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो आपको भी इस तरह के ग्रुप में टास्क मिलते थे जिसको आप सब जो आपके ग्रुप मेंबर्स थे सब मिलकर करते थे। तो इसमें भी सेम ही होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, कि बच्चे मिलकर सीखते हैं, लर्निंग टुगेदर। टीचर क्या करते हैं कि क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं और बच्चों को अपने अपने ग्रुप में जो टास्क उनको मिलता है उसको पूरा करना होता है। इस ग्रुप स्टार्ट सॉल्विंग द प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज, की प्रत्येक समूह क्या करता है, प्रस्तुत जो समस्याएं हैं, जो टास्क है उसको हल करने और क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करता है। प्रत्येक समूह में मिश्रित स्तर की क्षमता वाले शिक्षार्थी होते हैं। मतलब ग्रुप इस तरह से बांटा जाता है कि जो उसमें स्टूडेंट होते हैं, मतलब मिक्स लेवल होता है। मतलब क्या है कि कोई स्टूडेंट आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई थोड़ा सा कम है, कोई उससे भी कम है। तो इस तरह से मतलब जो अलग अलग लेवल्स होते हैं ना एबिलिटी के, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो हर ग्रुप में इस तरह से मिक्स बच्चों को डाला जाता है। इन दिस एवरी स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टीचिस ईच अदर, कि इसमें क्या होता है, देखिए इस तरह के ग्रुप में काम करने में क्या होता है कि हर बच्चा एक दूसरे से सीखता है और एक दूसरे को सिखाता है। ग्रुप में हम काम करते हैं तो कभी मान लो 10 का ग्रुप है तो कभी कोई लीड कर रहा है, कभी कोई लीड कर रहा है। आप आपस में बच्चे मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं और इसमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। बच्चे खेल खेल में, मस्ती मजाक में आपस में चीज़ों को सीखते हैं, एक दूसरे से चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं। इट इनेबल देम टू लर्न एंड टीच ग्रुप मेंबर्स, की यह समूह के सदस्यों को सीखने और सिखाने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक सदस्य की सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है। मान लो अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, अगर मान लो ग्रुप को सफलता मिली तो मतलब है सभी को सफलता मिलेगी। तो मतलब प्रत्येक बच्चे की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, ग्रुप की सफलता पे। आपका ग्रुप जीतेगा तभी सब जीतेंगे, ग्रुप सीखेगा तभी सब सीखेंगे। तो यह व्यक्तिगत सफलता की वजह समूह की सफलता पर केंद्रित है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल सक्सेस पे फोकस नहीं किया जाता बल्कि ग्रुप सक्सेस पे फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज इन द इंक्लूसिव क्लासरूम की, समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की रणनीतियाँ क्या है। तो देखिए, अभी तक आपको ये पता चल गया कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर बच्चे क्लास में एक दूसरे के सहयोग से आपस में मिलकर सीखते हैं। अब क्लास में किन किन जो अलग अलग रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज है, जिनके द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम की कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्सो की बात करेंगे। जिक्सो क्या होता है, स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट इन वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक एंड देन शेयर देयर एक्सपर्टाइज विद देयर ग्रुप, कि विद्यार्थी क्या है कि किसी विषय के एक पहलू में विशेषज्ञ बन जाते हैं और फिर अपनी विशेषज्ञता को अपने समूह के साथ साझा करते हैं। इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो क्लास है,
30 स्टूडेंट की क्लास है, 40 स्टूडेंट की क्लास है, और हमको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हम जानते हैं। कोई मैथ में बहुत अच्छा होता है, कोई सोशल साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है। तो मतलब हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है। तो जब हम जिक्सो की बात करते हैं, तो आप मान लो जैसे आपका एग्जांपल है, आप में से कोई मैथ में बहुत अच्छा है। तो मतलब मान लेते हैं कि आज क्लास में ये बच्चा है जो मैथ में एक्सपर्ट है। फिर वो क्या करेगा, जो उसकी जो नॉलेज है मैथ की, वो क्या करेगा, क्लास में बाकी बच्चों के साथ, अपने ग्रुप के बच्चों के साथ शेयर करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, जिक्सो कहते हैं, कि यहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जिस फील्ड में अच्छे हो, आप मैथ की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, आप पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हो, आप लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, तो आप एक एक्सपर्ट के रूप में क्लास में आप सभी बच्चों को उस बारे में बता सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, जिक्सो। फिर थिंक पेयर शेयर, ये क्या होता है, विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी विषय पर सोचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक 10 का ग्रुप है, तो बच्चा क्या करेगा, किसी भी विषय पर उनको जो भी टास्क मिलेगा उस पर, उसके बारे में सोचेगा, फिर अपने साथियों के साथ उस पर चर्चा करेगा, और अंत में अपने विचारों को कक्षा के सामने साझा करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, थिंक पेयर शेयर, कि एक ग्रुप में मतलब सोचना और उसके बाद उसको सबके साथ शेयर करना। ठीक है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, लर्नर्स कोलेबरेटिव जनरेट आइडियाज़, की शिक्षार्थी सहयोगात्मक रूप से विचार उत्पन्न करते हैं। मान लो उनको कोई प्रॉब्लम मिल गई, उनको कोई टास्क मिल गया, तो उसके बारे में उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो ग्रुप के सभी लोग उस बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, शिक्षार्थी सहयोगात्मक रूप से विचार उत्पन्न करते हैं ताकि वो जो टास्क है उसको कंप्लीट किया जा सके, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिर सर्कल द सेजिस, सर्कल द सेजिस क्या होता है, किसी विषय पर विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी, जैसे हमने जिक्सो की बात की थी ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लो किसी भी विषय पर कोई बच्चा सोशल साइंस में, हिस्ट्री में बहुत अच्छा है, उसका अच्छा ज्ञान रखता हो, तो कोई भी एक बच्चा जो क्लास में, मतलब अलग अलग ग्रुप हैं, तो क्या होता है कि जो बच्चा पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के बारे में ज्ञान रखता है, नॉलेज रखता है, तो उसको क्या करते हैं, एक सर्कल बनाया जाता है, और जो नॉलेजेबल जो स्टूडेंट होता है उसको सर्कल के बीच में लाया जाता है। अब वो क्या करेगा, उस टॉपिक के बारे में सभी बच्चों को बताएगा, समझाएगा। ठीक है। तो इसी का क्या कहते हैं, सर्कल द सेजिस, जो बच्चा एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है, उसको सेज कहते हैं। ठीक है। तो ग्रुप के वो सर्कल के बीच में आता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है। तो इस तरह से गेम होता है। तो किसी विषय पर विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी, उसको हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। उसका चयन अन्य विद्यार्थियों के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए किया जाता है, जो उनके चारों ओर एक समूह बनाते हैं। और जो सर्कल के बीच में जो स्टूडेंट होता है, जिसको सेज कहते हैं, वो अपनी नॉलेज को सबके साथ शेयर करता है। अक्सर आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा ना, इस तरह से डांस एक्टिविटी होती है, तो चारों लोग चारों तरफ खड़े होते हैं और बीच में एक डांस करता है, परफॉर्म करता है। नुक्कड़ नाटक में भी इस तरह से ही होता है। तो जब हम सर्कल द सेज कहते हैं, तो स्टूडेंट का एक सर्कल होता है, और उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, नॉलेजेबल होता है, वो आता है और अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करता है। स्पीड क्विज, स्पीड क्विज क्या होता है, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को फ्लैश कार्ड दिए जाते हैं और वे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए समूह में काम करते हैं। अक्सर जैसे क्विज कह सकते हैं ना, कि बच्चों के सामने क्विज या क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे उनका उत्तर ग्रुप में आपस में चर्चा करके देते हैं। पजल्स पेजेस, पहेली के टुकड़े, अक्सर पजल्स भी होते हैं। अलग अलग ग्रुप हैं, सबको अलग अलग पजल्स दे दिए जाते हैं, बच्चे उसको ग्रुप में उन पजल्स को सॉल्व करते हैं। और कई बार होता है ना कि जो ग्रुप जल्दी सॉल्व कर देगा वो जीतेगा। 1 मिनट पेपर, विद्यार्थी किसी विषय के बारे में अपनी समझ को संक्षेप में बताते हैं। ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटीज मतलब दी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक है, अच्छा 1 मिनट में तुम अपने जो भी विचार है, समझ है, आप उसको लिखो। तो बच्चा लिख कर उसको अपने ग्रुप में शेयर करता है, पूरी क्लास में शेयर करता है। और कई बार जो सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और बच्चे मिलकर उसको पूरा करते हैं। और क्लासमेट इंटरव्यू, कई बार क्लास में बच्चे भी आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो विद्यार्थी किसी विषय के बारे में एक दूसरे का साक्षात्कार करते हैं। वीकनेस हो गई, स्ट्रेंथ हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अक्सर ग्रुप में जो टास्क दिए जाते हैं प्रॉब्लम के रूप में दिए जाते हैं, और ग्रुप मेंबर्स उसको मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजीज है जिसके द्वारा बच्चों को
पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी किसकी है? कोऑपरेटिव लर्निंग की। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम के चरण क्या हैं। चलो हम बात तो कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन इसके भी तो कुछ फेजेस होते हैं। तो फेजेस देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है। देखिए, जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों को, जैसे हम ग्रुप में मतलब बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग फेज होगा। प्लानिंग फेज में टीचर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि चलो कल की डेट में अगर हम इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, कौन कौन सा ग्रुप बनेगा। अगर मान लो 40 की क्लास है तो 5 का ग्रुप बनेगा, 8 का ग्रुप बनेगा, 10 का ग्रुप बनेगा, कितने का ग्रुप बनेगा। तो सबसे पहले प्लानिंग फेज होता है, ठीक है, प्लानिंग फेज होता है। तो इस चरण के अंतर्गत समूह कार्य किस प्रकार होगा, इसकी योजना बनाई जाती है। क्लास में टीचर बच्चे सब मिलकर इसकी योजना बनाते हैं, क्या टॉपिक होगा, सारे मिलकर इस बारे में योजना बनाते हैं। प्लानिंग फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उस जो भी प्लानिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस चरण में शिक्षार्थी समस्या पे चर्चा करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जो भी टास्क दिया जाता है बच्चे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में इवैल्यूएशन फेज, इसमें देखा जाता है कि बच्चों ने जो भी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग की गई थी कितना, कहाँ तक सफल रही, बच्चों ने कितना सीखा और कहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो लास्ट में इवैल्यूएशन। तो कोऑपरेटिव लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, सहयोगात्मक अधिगम के क्या सिद्धांत है, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। क्लास में अगर हम देखें तो बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो क्लास में हमें डाइवर्सिटी मिलती है। लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग की हम बात करते हैं ना, तो डाइवर्सिटी होती है, लेकिन डाइवर्सिटी के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग भी होता है। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ, भाईचारे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को के साथ सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कि अगर मान लो बच्चा ग्रुप में तो सीखता है, अगर 10-10 के ग्रुप बांटे जाएं, तो एक ग्रुप में भी तो हर बच्चों को कुछ काम दिया जाता है कि अच्छा, तो जो हमें टास्क दिया गया है तो 2 बच्चों को ये करना है, इन बच्चों को ये करना है। तो हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है अपने काम के लिए। हर कोई अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो सब जब मेहनत से काम करेंगे तो ग्रुप सक्सेस होगा, ठीक है, ग्रुप को सफलता मिलेगी। और अगर नहीं करते तो ग्रुप को सफलता नहीं मिलेगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपने काम के लिए सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है और सबको फ्रीडम मिलती है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप ऑटोनॉमी, की हर ग्रुप को अपने तरीके से अपना काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, पावर मिलती है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कि सहयोगात्मक अधिगम के क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, तो इट इंक्रीजेज द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ाता है। देखिए, नॉर्मल क्लासरूम में हम देखते हैं ना कि सिर्फ टीचर ही बोलता है, बच्चे सुनते हैं, तो इससे क्या होता है कि लर्निंग बोरिंग होती है, ठीक है, बच्चों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आता। लेकिन जब बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, बच्चे क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें बच्चों को पूरा भागीदार बनाया जाता है, तो फिर बच्चा लर्निंग में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की जो अचीवमेंट है वो बढ़ती है। विद्यार्थियों के बीच में सकारात्मक संबंध मतलब इससे बनता है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सिखाते हैं। तो इट बिल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट। इट एनहेंसिस सोशल स्किल एंड इंटरेक्शन। सामाजिक कौशल और बातचीत को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, तो इंटरेक्शन भी होता है, बातचीत भी होती है, तो इससे सोशल स्किल डेवलप होती है। एंड इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अचीवमेंट, तो इससे विद्यार्थियों की सीखने और उपलब्धि को प्रोत्साहित मतलब किया जाता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज रिटेंशन, तो इससे क्या होगा, बच्चा जो सीखेगा तो उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी जो मेमोरी होगी वो भी बनी रहेगी। बच्चे जो भी सीखेंगे वो उसके उनकी मेमोरी में लंबे टाइम तक होगा। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एंड टू टीच ईच अदर, कि शिक्षार्थियों को एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को सिखाने का अवसर मिलता है। और यहाँ पर जो लर्नर्स की बात करें, ठीक है, पैसिव नहीं होते, बिल्कुल एक्टिव होते हैं क्लास में, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, तभी ग्रुप को सक्सेस मिलेगी। इट इनहेंसेस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, के चिंतन कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, तो बच्चे आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो जो भी उनको टास्क मिलता है उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं,
क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे उनके चिंतन कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है। और आउटकम ऑफ द लर्निंग आर इम्प्रूव्ड, कि सीखने के परिणामों में सुधार होता है, क्योंकि बच्चों की पूरी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हर बच्चे को काम करने का अवसर मिलता है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो आउटकम ऑफ द लर्निंग आर इम्प्रूव, कि जब बच्चा अपने मन से सीखेगा, दिल से सीखेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो लर्निंग का आउटकम है, परिणाम है, उसमें सुधार होगा। कुछ लोगों द्वारा महसूस किए जाने वाले गए अलगाव की भावना को कम करता है। अक्सर हम देखते हैं ना क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपने आप को अलग थलग करते हैं, ठीक है। मतलब क्लास में हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करना। लेकिन जब इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है तो सभी को पार्टिसिपेट करना होता है, सभी को सीखना होता है, सभी को अपने अपने कामों को करना होता है। तो इस तरह की जो आइसोलेशन वाली फीलिंग होती है ना, वो कम होती है। यह विद्यार्थियों के निर्णय लेने, समस्या समाधान, संचार, बातचीत, संघर्ष समाधान, समूह कार्य कौशल, इन सभी के विकास में सहायक है। जब बच्चों को मतलब काम करने का अवसर दिया जाता है, सभी बच्चों को टास्क दिए जाते हैं ना, तो फिर हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है, हर किसी को आगे आना होता है, हर किसी को अपने विचारों को प्रकट करना होता है। तो बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सारी चीज़ें पता चलती है। बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों के निर्णय लेने, चाहे समस्या समाधान है, संचार है, बातचीत है, संघर्ष समाधान, समूह कार्य कौशल के विकास में सहायक है। तो इस तरह से हमने देखा कोऑपरेटिव जो लर्निंग है क्या होती है, और एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव एजुकेशन में किस तरह से सहायक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।